ये ब्रिज तो अपने मुंबई वाले ब्रिज जैसा है ना। और ये भी हॉलैंड के सुवेनियर्स हैं। और साइकिल वालों का ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। और मुझे कोई एयर इंडिया ने पैसा नहीं दिया, बिल्कुल सही सही दूंगा, जो भी गलत होगा गलत भी बताऊंगा आपको। और हाँ, टैक्स रिफंड लेना हो ना तो अच्छा, यहाँ मुझे यूरोप में बताया था किसी ने कि पौधों को, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई एयर इंडिया की लोग बड़ी मतलब जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, वो भी कई बार गच्चा खा जाते हैं। और रिफंड ना कैश में कभी वापसी नहीं मांगना। और फ्लाइट भी देख लो, ये है बिजनेस क्लास। लो भाई, सही सही रिव्यू देने की बात हुई थी। सिटी ऑफ फ्यूचर ये नाम दिया गया है उस शहर को जो वर्ल्ड वॉर 2 में बिल्कुल तबाह हो गया था और उसके बाद दोबारा से रीबिल्ड किया गया। और ये शहर है नीदरलैंड का दूसरा बड़ा शहर रोटरडैम। तो जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और आज हम घूमेंगे नीदरलैंड के दूसरे बड़े शहर रोटरडैम में। और मैं आया था मिलने सीताराम लक्ष्मण जी से। ये मेरे मित्र हैं, उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, लेकिन इंडिया आते हैं, दिल्ली आते हैं तो मेरे से मिलते हैं और रोटरडैम में रहते हैं। हमारे साथ है हमारे अरुण भाई और हम जा रहे हैं कार पे। और हमारे सीताराम जी, मिल लो जी, नमस्ते। राम राम जी। ये राम राम करने वाले शख्स सूरीनाम में पैदा हुए थे और अभी रहते हैं रोटरडैम में। 50 साल हो गए भैया जी। और हमारी मुलाकात पहले हुई थी दिल्ली में, और यहाँ पे दिल्ली में 2 बार मुलाकात हो गई है ना। और भैया वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये एक बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। इनका यहाँ पर क्लब है रोटरडैम में और इन्होंने एक कसम खाई हुई है, ये दिल्ली आते ही इसलिए है कि इनको वहाँ पर फुटबॉल क्लब के लिए एक स्टेडियम के लिए जगह चाहिए। जी। और उसका ये रेंट देने को तैयार हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया के बच्चों को मैं फुटबॉल सिखाऊं और जो भी अच्छा बच्चा वहाँ पे निकलेगा तो मैं उसे अपने खर्चे पर नेदरलैंड लेके आऊँगा, उसकी यहाँ ट्रेनिंग कराऊँगा और उसको आगे बड़े क्लब्स में या जहाँ भी उसको चांस मिलेगा वो दिलाएंगे। तो अगर कोई भी बच्चा हमारा अच्छा खेलता हो फुटबॉल तो भैया जी आते रहते हैं, तो यहाँ पर कमेंट करना, तो भैया जी से मुलाकात कराएंगे। और अगर इनको कोई जगह मिल सके, आप लोगों को पता हो, आपके पास हो कोई फुटबॉल ग्राउंड ऐसा जो लीज पे लिया जा सके, तो वो भी ले सकते हैं और वहाँ पर फिर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा। और अभी हम चल रहे हैं घूमने रोटरडैम। सूरीनाम की बात करूं तो सूरीनाम और भारत के रिश्ते जो हैं वो सदियों पुराने हैं। और सूरीनाम का आपने नाम सुना होगा, जो कि है साउथ अमेरिका में, लेकिन वहाँ पर बहुत से अपने भारतीय हैं जो कि किसी टाइम में मजदूरी के रूप में गए थे, मतलब लेबर जब उन्हें चाहिए थी तब वहाँ पर गए थे और वहीं बस गए। और आज भारत का वहाँ पर बहुत नाम रोशन कर रहे हैं क्योंकि कल्चर को उन्होंने संभाला हुआ है। भैया जी भी वहीं पर इनका बर्थ हुआ, भैया वहीं सूरीनाम। और पीछे हमारी दीदी हैं, इनकी वाइफ है। मैं दीदी बोलता हूँ क्योंकि जब दिल्ली में आए थे तो बड़ा अच्छा हमारा प्यार रहा। और इनको मिलना था मन्नी से, मन्नी के फैन है, इन्होंने कहा मन्नी से मिलना, आप अकेले क्यों आए। मैं पहले अकेला मिलने गया था इनसे, तो फिर मन्नी के साथ दोबारा मुलाकात हुई। तो मन्नी को बहुत प्यार करते हैं ये, इसलिए हम भी यहाँ पर इनसे मिलने आए। और सूरीनाम के बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसा चल रहा है सूरीनाम, कैसा इंडियंस का कैसा वो है, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, मुझे नहीं पता। सूरीनाम बहुत अच्छे देश है जी और भारतीय लोग के बहुत सम्मान करते हैं। वहाँ जी। फिल्में आते हैं, सितारे लोग आते हैं, शो आते थे, गाना आते हैं, गाते हैं। और भैया जी तो बहुत प्यार करते हैं, मैं बताऊं आपको। ये तो मतलब इंडिया इंडिया इंडिया, ये जो फुटबॉल वाली मैंने आपको बात बताई, ये क्लब खोलना चाहते हैं, अपने पैसे लगाना चाहते हैं वहाँ पे। यहाँ से जो भी इन्वेस्टर्स इनके दोस्त हैं उनको ये पुश कर रहे हैं कि यार इंडिया में हमने क्लब खोलना है, वहाँ के बच्चों को हमने ट्रेनिंग देनी है, वहाँ के बच्चों को यहाँ लेके आना है, ट्रेनिंग देनी है। और दीदी हमारी हंसती है इनकी बातों पे इनके पैशन पे हंस रही होती है, कहती है ये नहीं मानेगा अब ये इंडिया इंडिया। पहले यूरोप घुमा देते थे दीदी को ये, अब यूरोप इन्होंने छोड़ दिया घूमना, अब ये यहीं पे बस इंडिया का नाम और इंडिया इनके हर वक्त दिमाग में रहता है। इसलिए भी आपसे मैं प्यार करता हूँ, पता है आपको। भैया मैं आप लोग से भी वो प्यार करता हूँ। भारत मेरा देश है। भारत आपका देश है जी। मैं झंडों में तिरंगा ढूंढ रहा होता हूँ और जब तक नहीं मिलता ना भैया जी, मेरी सांस थोड़ी सी रुकी होती है। और जैसे ही दिख जाता है मजा आ जाता है। बिल्डिंग्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो काफी यूनिक है यहाँ का। हर बिल्डिंग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बनी हुई है, अलग डिजाइन की बनी हुई है। और मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग सारी सिटी ये खत्म हो गई थी और सिटी ऑफ द फ्यूचर भी इस सिटी को कहते हैं, नेदरलैंड्स की। वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि 1948 के बाद दोबारा से इस शहर को बसाया गया। कुछ एम्स्टर्डम स्टाइल के घर आ गए और एम्स्टर्डम के बाद ये दूसरा बड़ा शहर है नेदरलैंड्स का, रोटरडैम। और आबादी की बात करूं तो यहाँ की आबादी है लगभग 6.25 लाख, और जबकि पूरे नेदरलैंड्स की आबादी जो है वो है 1 करोड़ 90 लाख के लगभग।
कार से हम अपनी उतर गए हैं और अभी हम आए हैं एक रिवर बोट पर जाने के लिए। और आपको बता दूं कि रॉटरडैम का जो पोर्ट है उसे गेटवे टू यूरोप भी कहा जाता है, और रॉटरडैम का जो पोर्ट है वो यूरोप का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है, जो कि लंबाई में लगभग 40 किलोमीटर का है। और रिवर बोट की टिकट जो है वो यहाँ से ली जा सकती है। हम हैं डाउनटाउन एरिया में अभी रॉटरडैम के। खूबसूरत इमारतें, नया बना हुआ शहर रॉटरडैम। रिवर बोट का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो तो देख लेंगे, लेकिन कभी आप अगर आ जाएं और ये रिवर क्रूज़ लेना हो तो थोन होटल्स को आप सर्च कर लेना, इसके पास में ही है ये रिवर क्रूज़ का टिकट काउंटर, और यहीं से चलती है रिवर बोट। चलो जी अंदर चलते हैं हम भी। और ये बोट कंपनी है स्पीडो, सिंस लिखा है, सिंस होगा ये, और शायद डच भाषा में है, सिंस 1919। भाई 11:45 का टाइम था, 11:45 हो गए, शायद हम ही लास्ट हैं, सिटी बज गई। तो ये है बोट अंदर से। और टाइम से ही शिप चल चुका है। ये ब्रिज तो अपने मुंबई वाले ब्रिज जैसा है ना, वैसा सा ही डिज़ाइन है कुछ। और क्रूज सामने, फिर यू टर्न ले लिया हमारी शिप ने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉटरडैम एक पोर्ट सिटी है और दुनिया में टॉप 10 नंबर पे आता है रॉटरडैम अपने पोर्ट के मामले में। और रॉटरडैम घूमने का एक सबसे अच्छा तरीका है ये रिवर बोट्स। और ये है शान से लहराता हुआ नेदरलैंड्स का फ्लैग। इसमें लाल रंग है करेज और स्ट्रेंथ के लिए, वाइट है पीस एंड ऑनेस्टी के लिए, और ब्लू है लॉयल्टी, ट्रुथ और जस्टिस के लिए। एक बज गया दोपहर का और हमारा टूर हो गया है ओवर। 1.25 घंटे का टूर था और हमने देखा रॉटरडैम का पोर्ट, जो कि दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में आता है और यूरोप का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है। और बाहर निकलते ही ये जो प्लेस है बहुत ही हैपनिंग सा है। और देखो ये ओल्ड ट्रेन, शायद ये टूरिस्ट ट्रेन होगी। हाँ, हिस्ट्री लिखी हुई है इस पर, मतलब हिस्टोर लिखा है हिस्ट्री की जगह। ये राउंड वगैरह कटा के लाती है। और सबसे बढ़िया है कि वेदर बहुत अच्छा है, अभी है 22 डिग्री टेम्परेचर। और नेदरलैंड्स में रॉटरडैम में जो क्रूज़ आता है उसका स्टेशन स्टॉप भी यही पोर्ट है। हम उतर गए अभी डाउनटाउन एरिया में और ये है न्यू मार्केट। क्या कहते हैं यार इसको, ये डच भाषा में है न्यू मार्केट ही मेरे हिसाब से तो है ये जगह, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो। जहाँ पर है ये बड़ा सा एक स्क्वायर। और ये कार देख लो, ये छोटी छोटी जो कार्स है ना, ये बड़ी सुंदर लगी मुझे। वो लो भाई, ये तो वाकई मैं सोच ही रहा था, मैंने ये किसी दिन सिंगल सीट वाली बना देंगे, ये सिंगल सीट वाली कार बना दी लो इन्होंने। और मैं भी सोच रहा था कि यूरोप के किसी सिटी सेंटर के बीच में चर्च नहीं है, लेकिन वो भी दिख गई। ये यहाँ पर रॉटरडैम की चर्च है जो है इस बिजी एरिया में।
भाई सीगल्स देखो, लोगों के सर पे पंजा मार रही हैं, कईयों के सर पे मार गई पंजा। और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर देखो, पेंसिल लग रही है ना। और इसके सामने है ये एक जगह, शायद ये एक फूड कोर्ट है बड़ा सा। चलते हैं, देखते हैं अंदर। है तो फूड कोर्ट। कॉफ़ी शॉप, लेकिन ज़्यादातर नेदरलैंड्स की कॉफ़ी शॉप में आपको मिलती है वीड। तो ध्यान रखें, कॉफ़ी शॉप का मतलब ये नहीं कि कॉफ़ी ही मिल रही होगी उस जगह पर, बट यहाँ कॉफ़ी मिल रही है। काफ़ी भीड़ भाड़ है भाई यहाँ, इतने लोग तो पूरे शहर में नहीं दिखे थे जितने यहाँ फूड कोर्ट में दिख रहे हैं। और ये जो फूड बाजार है ना, ये डेली लगता है। और भीड़ देखो, और हो भी क्यों ना, एक तो इसकी लोकेशन बहुत बढ़िया है और दूसरा फूड ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फूड कोर्ट से तो हम बाहर आ गए, लेकिन मुझे इनकी कारों का नहीं समझ आ रहा भाई। ये और छोटी कार आ गई, कितना छोटा करेंगे कारों को ये, देखना। 4 पहिए पे मेरे को लग रहा है किसी दिन बस सीट लगा देंगे ये। और एंट्री की हमने एक मार्केट में, जहाँ पे ज़्यादातर तो स्वीनियर शॉप्स ही दिख रही हैं मुझे अभी। और ये भी हॉलैंड के स्वीनियर्स हैं। हॉलैंड और नेदरलैंड का फ़र्क मैंने आपको बता दिया था। और इनको शूज़ को कहते हैं क्लॉक्स। और ये ट्रेडिशन है, यहाँ के जो फार्मर्स थे वो इसको यूज़ किया करते थे, जिनसे उनके पैर में पानी वगैरह से कोई भी एलर्जी या परेशानी ना हो। और ये लकड़ी के हैं, और पहले भी लकड़ी के ही होते थे, ट्रेडिशनल ऐसे ही होते थे, लकड़ी वाले ही। दीदी ने बात सही कही, कह रहे रॉटरडैम में आके एम्स्टरडैम की मैग्नेट खरीद रहे हो। हमें पता नहीं मैग्नेट हमने एम्स्टरडैम की ली थी या नहीं ली थी, तो दोबारा ले लिया एम्स्टरडैम की। और मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ली होगी, वो भी मुझे याद नहीं है, इसलिए पहले एम्स्टरडैम ले ली है। और अब खाएंगे स्ट्रोप वैफल, ये भी बहुत फेमस है। और कई कई जगह तो भाई बहुत लाइन लगी हुई थी इसकी शॉप के आगे। ये ट्राई करते हैं। कैसा बताऊँ, अच्छा है लेकिन जैसा भी है टेस्ट। यूरोप के हर सिटी सेंटर की शॉपिंग स्ट्रीट की तरह ये एक शॉपिंग स्ट्रीट ही है। और यूरोप के सारे सिटी सेंटर लगभग एक जैसे लगने लग जाते हैं जब आप यूरोप में काफ़ी दिन से हों तो। और ये भी वैसा ही है। और साइकिल वालों का ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब, नेदरलैंड्स में तो ये जा रही है पैदल से भी ज़रूरी साइकिल वाले हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्रायोरिटी है। H&M, ज़ारा सब कुछ है हमारे वहाँ पर। और मुझे पता क्या लगा था रॉटरडैम का, मुझे लगा था विंड मिल्स होंगी, थोड़ा खाली खाली होगा, थोड़ा विलेज फीलिंग आएगी, हरा भरा होगा। ये तो वैसे ही शहर है जहाँ हम लोग हैं ना, हाँ, जहाँ रह रहे हैं। मैं तो बड़ी सच में मुझे ऐसा लगा था ग्रीन ग्रीन विंड मिल्स घूम रहे होंगे। ये तो जैसा शहर है यूरोप के बड़े वैसे ही शहर है ये तो। यार मुझे तो इनकी कार सबसे बढ़िया लगी है। ये एक दिन 4 पहियों पे एक सीट लगी होगी और बंदा बैठा होगा बस। ये कारें छोटी ज़रूर है लेकिन इनकी कीमत कम नहीं है। इन्होंने बताया है कि 10 से 15 हज़ार यूरो की है। और यूरोप की एक टिपिकल सिटी में टिपिकल यूरोपियन वेदर हो गया है, जो कि है बारिश कभी भी आ जाती है। चलते हैं हम आगे। इनको देंगे फाइन। तो यहाँ पर जो है रियर सीट पैसेंजर को भी बेल्ट लगानी पड़ती है, सीट बेल्ट। और दीदी हंस के बोल रही है आपको नहीं लगेगा लेकिन फाइन इनको लगेगा। लो जी, वापसी आ गए हम भैया जी के घर पर। और ये देखो हॉलैंड का एक टिपिकल घर, कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब ये देखो कंक्रीट की मंजिलें, ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं या ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप ही बताओ। ग्रीन तो ग्रीन है भैया, पेड़ों को बचाओ और खुद को भी। और चलो आपको अंदर से भी घर दिखा देते हैं। तो ये हमारे भैया जी का घर है। पहले तो बाहर ये वेड़ा है, उसके बाद सीताराम लक्ष्मण जी नाम। और हैं ये सूरी नाम से। देखो संस्कार कल्चर को देख लो कैसे इन्होंने संभाल रखा है। सामने आते ही गणपति जी महाराज, और अंदर ये ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल, किचन, और ये बैक साइड का लॉन। और सीताराम जी के घर में जो है पोते पोतियाँ नाती नातिन सब हैं, तो उनके हिसाब से इन्होंने बना रखा है घर। बच्चों के लिए झूले वगैरह लगा रखे हैं, खूबसूरत बैठने का एक एरिया, और ये सूरीनामी स्टाइल का झूला लगा रखा है इन्होंने।
यहाँ पे ना अंजीर का पेड़ लगा हुआ है इनके यहाँ। अभी अंजीर खाई थी हमने, फ्रेश ताज़ी अंजीर, पहली बार मैंने खाई है ताज़ी ऐसे फ्रेश तोड़ के ना, बहुत ही स्वाद थी और बिल्कुल पके हुए फल थे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ मुझे यूरोप में बताया था किसी ने कि पौधों को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि बारिश आती रहती है। और यूके में भी बताया था मुझे कमल भाई ने शायद, कि वहाँ पर भी लोग पौधों में पानी ही नहीं देते, बारिश आती रहती है, पौधों को अपने आप पानी मिल जाता है। हाँ जी भैया जी, क्या निकाल रहे हैं? अच्छा, हमारे भैया जी ना तो शराब पीते ना वाइन पीते, यहाँ रह के भी। ये फर्नांडस है, फर्नांडस है, सूरीनाम का है। सूरीनाम का है, नेदरलैंड्स में भी सूरीनाम का मालूम, चलो पीते हैं। इंतजाम इन्होंने सारा कर रखा है, इनके दोस्त आते हैं और मैंने बताया कि भाई इनका बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पर, वो लोग आते रहते हैं, पार्टियां होती रहती हैं। और नेदरलैंड की कुल आबादी में 2.5 से 3% जो है वो सूरीनामी लोग भी हैं। तो रॉटरडैम से निकलने का टाइम हो गया है हमारा, और टाइम हो गया है घर जाने का भी। घर से मतलब है दिल्ली। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं दिल्ली। अभी हम पकड़ेंगे एम्स्टर्डम से अपनी फ़्लाइट, जो कि है रॉटरडैम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर शहर की बात करूँ तो 75 से 80 किलोमीटर दूर हैं ये दोनों शहर आपस में, रॉटरडैम और एम्स्टर्डम। और हमने ली है एयर इंडिया की फ़्लाइट। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई एयर इंडिया की लोग बड़ी मतलब ऐसे बुराई सी कर रहे थे क्योंकि एक प्लेन क्रैश हो गया था। हमारे बहुत से लोगों की उसमें जानें चली गई, एक बहुत दर्दनाक हादसा था। लेकिन क्या कभी कोई और फ्लाइट क्रैश नहीं हुई दुनिया में? क्या अगर हम एयर इंडिया पे नहीं जाएंगे तो 1000 साल जिएंगे? तो ये बातें ध्यान रखें। एयर इंडिया बहुत बढ़िया फ़्लाइट है भाई, मैंने पहले भी बहुत बार सफ़र किया है। एयर इंडिया बेस्ट फ़्लाइट है। चलो चलते हैं हम। और सीताराम भैया जी और दीदी हमें जा रही हैं छोड़ने एयरपोर्ट। भैया जी से पूछ लेते हैं एयर इंडिया के बारे में। आपने एयर इंडिया पे ट्रैवल किया कभी? जी 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 जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप तो वैसे ही प्रो इंडियन हो, दुनिया कह देगी। सीताराम नाम है इनका, 50 साल से रॉटरडैम रह रहे हैं, पैदाइश सूरीनाम की है। आपके फादर साहब की पैदाइश कहाँ की है? सूरीनाम, सूरीनाम। दादाजी? सूरीनाम। सूरीनाम। कितनी पीढ़ियों से सूरीनाम में हो आप? 5 5 पीढ़ियों से सूरीनाम में हैं और प्रो इंडियन है बिल्कुल। देखो, एयर इंडिया में अपनी बोली होती है, सबसे पहले अपना खाना होता है। दूसरी बात, जिन रेटों पे एयर इंडिया जाती है ना, कोई फ़्लाइट नहीं जा रही होती। और बहुत से सेक्टर्स पे डायरेक्ट एयर इंडिया जाती है और मुझे कोई एयर इंडिया ने पैसा नहीं दिया। और मैंने ना कभी जाते हुए की वीडियो बनाई नहीं, जैसे बाहर निकला था घर से वहाँ ख़त्म कर दी ये कह के हमेशा कि चलो अब जा रहे हैं, या एयरपोर्ट पर बैठ के हम ख़त्म कर दी वीडियो। इस बार कोशिश रहेगी कि दिल्ली तक जाएँ इस वीडियो में, और एयर इंडिया का जो रियल रिव्यू है वो आपको दूं आज का। और नेदरलैंड्स के हाईवे का एक खूबसूरत नज़ारा दिखता है इन विंड टर्बाइन से भी। इनसे बनाते हैं यहाँ पर बिजली, क्योंकि नेदरलैंड्स में जो विंड है वो काफ़ी तेज़ होती है, इसलिए जगह जगह नेदरलैंड्स में ये विंड टर्बाइंस देखने को मिलती हैं। लगभग पहुँचने को हैं हम एम्स्टर्डम के स्कीपोल एयरपोर्ट पर। और स्कीपोल का डच मीनिंग होता है शिप हॉल। एक ज़माना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, और जब भी कोई तूफ़ान वगैरह इस एरिया में आता था तो उस लेक में आसपास जो शिप होती थी, जो भेड़ें होती थी, वो डूब जाया करती थी। तो उस ज़माने में इस जगह का नाम रख दिया गया स्किपोल। और 1852 में वो लेक सुखा दी गई और 1916 में यहाँ पर एयरफील्ड बनाई गई पहली बार वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। और 1920 से यहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। और आज एम्स्टर्डम एयरपोर्ट यूरोप का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और ट्रॉली यहाँ पर फ्री है, ये अच्छी बात है, नहीं तो यूरोप के बहुत सारे देशों में यूरो देने पर ही ट्रॉली मिलती है। ठीक है। अच्छा भैया, बहुत धन्यवाद भैया, आप उनके मिले। जय सिया राम। आप लोग अच्छा दीदी, नमस्ते, या आप थैंक यू। जय सिया राम, जल्दी मिलते हैं। चलो भाई, ये जो बिछड़ना है ना, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब अपने घर जा रहा हो ना बंदा, तो खुशी कुछ और होती है। चलते हैं डिपार्चर टर्मिनल में। हाँ जी, कितने है साड़ी एयर इंडिया और AI 156, चेक इन रिमार्क्स 24। एक और अपडेट है भाई, और जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, वो भी कई बार गच्चा खा जाते हैं, और वो अपडेट है टैक्स रिफंड को लेके। गेट योर टैक्स रिफंड हेयर। सो हम अभी खड़े हैं ग्लोबल ब्लू काउंटर्स पे, जहाँ से हमें टैक्स रिफंड मिलेगा जो भी हमने शॉपिंग की होती है। लेकिन हमने चेक इन पहले करा लिया है एयर इंडिया में, जो कि बहुत स्मूथ रही। आधा किलो वेट भी फालतू था मेरे लगेज का, कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने जाने दिया। बट अब हमारे पास है एक परफ्यूम जो हमने लिया था लग्जमबर्ग से, और वो है 200 ml। तो अब जाके मुझे लग रहा है दोबारा चेक इन वालों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 200 ml तो जाने नहीं देंगे सिक्योरिटी से बाहर। तो भाई ये एक अपडेट है कि आप कभी भी टैक्स रिफंड लेने आए तो चेक इन से पहले अपना टैक्स रिफंड का प्रोसेस करें। और बात करूं शेंगन एरिया की, तो शेंगन एरिया में आपने कहीं से भी कुछ भी परचेज़ किया हो
तो भी आप अपने एग्जिट पॉइंट से टैक्स रिफंड ले सकते हैं। और हाँ, टैक्स रिफंड लेना हो ना तो अपनी स्लिप पे, अपने बिल पे देख लेना कौन सी कंपनी का है। तो जैसे ये प्लैनेट है, इनोवा टैक्स फ्री है, और एक होती है ग्लोबल ब्लू, और ये काउंटर है ग्लोबल ब्लू का। तो आप अपनी रिसिट पे पहले बिल पे देख लेना कि ग्लोबल ब्लू से है, प्लैनेट से है या किसी और कंपनी से है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और सीधा आप सही काउंटर पे पहुंचेंगे। नहीं तो लंबी लाइन के बाद पता लगा आपका बिल तो उस कंपनी का नहीं है, लाइक ग्लोबल ब्लू का नहीं है, तो उन्होंने आपको आगे भेजना, तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा। और रिफंड ना कैश में कभी वापसी नहीं मांगना, अपने क्रेडिट कार्ड में ही रिफंड करा लें, नहीं तो कैश में लगभग आधे कर देंगे आपके पैसे। यार अगर 30 वापसी मिलने हैं आपको, 30 यूरो टैक्स रिफंड अगर वापसी मिलना है तो मिलेगा कोई 20-15 कैश में लेंगे। तो हमेशा अपना नंबर फिल करो, क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डालो, वो सब बिल वगैरह पे लिखा होता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है, टैक्स रिफंड मिल जाएगा। एयर इंडिया ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जो हमारे पास थी परफ्यूम, 200 ml की परफ्यूम थी, और आप लोग जो ट्रैवल करते हैं फ़्लाइट वगैरह में तो आपको पता है कि 100 ml से ज़्यादा नहीं जाने देते। 200 ml जो परफ्यूम थी उसका हम क्या करते हैं, हमने जाके रिक्वेस्ट की काउंटर पे कि चेक इन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक ही बैग अलाउ था चेक इन में, लेकिन उन्होंने एक हमारा छोटा बैग जो है वो चेक इन में एक्स्ट्रा अलाउ कर दिया, जिसमें हमने अपनी परफ्यूम पहुंचा दी है। तो चेक इन में हमारी परफ्यूम पहुंच जाएगी अब। और एयर इंडिया जिंदाबाद। शायद कोई इंग्लिश एयरलाइन होती तो वो ना करती। और एयरलाइंस की अपनी अपनी पॉलिसीज़ भी होती हैं, और मुझे लगता है कि एयर इंडिया की जो पॉलिसी है इन मामलों में थोड़ी नरम है। मैंने पहले भी ट्रैवल बहुत बार किया है एयर इंडिया में, कई बार फ़्लाइट वगैरह लेट हो जाती है, लेकिन वो एयरलाइन की गलती हर बार नहीं होती, मौसम की गलती होती है, और कई बारी आपको जो है वो एयरपोर्ट पे रनवे खाली नहीं मिलता, तो इन चीज़ों की वजह से फ़्लाइट सम टाइम लेट होती है। तो हर बार एयरलाइन को दोष नहीं दिया जा सकता। चेक इन के बाद सिक्योरिटी और इमिग्रेशन भी हमने क्लियर कर लिया है, और ये एम्स्टर्डम के स्किपोल एयरपोर्ट का नज़ारा। थोड़ा सा टाइम मिल गया था और सोचा था कुछ खा लें, तो हम गए थे फ्री के प्रायोरिटी पास के मज़े लेने, लेकिन उन्होंने कहा बाय अपॉइंटमेंट ही यहाँ आया जा सकता है। तो हम रुक गए मैकडोनल्ड्स पे बर्गर लेने, जहाँ पर 3 बर्गर हमें पड़े हैं 26.85 यूरो के 3 बर्गर, लगभग 2700 भारतीय रुपए के। अपना एयर इंडिया का प्लेन लग गया है वे पे, फ्लाइट आ चुकी है, चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। और बोर्डिंग भी देखो कितनी स्मूथ हो रही है, जोन वाइज करवा रहे हैं, मतलब पहले जोन में जिन्होंने आना है उन्होंने, फिर दूसरे में, तीसरे में, जिससे कि आराम से लोग बोर्ड कर पाएँ। तो अब हमारे जोन की भी अनाउंसमेंट हो गई है, हम जा रहे हैं बोर्ड करने। देखो कितने अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्ते करके हंस के सबसे मिल रहे। देखा, ये है एयर इंडिया। और फ्लाइट भी देख लो, ये है बिजनेस क्लास और पीछे है इकोनॉमी क्लास, और हमने ली थी लेग स्पेस वाली, जिसमें लेग स्पेस हमें फालतू मिल गया, यही है 27। और सीट सिलेक्शन में हमने ये सीट के लिए पे किया, एक पिलो दिया है, एक ब्लैंकेट भी दिया है। फ्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है और सीट हमें मिल गई है। और ये एयरक्राफ्ट है बोइंग 777-300 ER। और देखो एयर इंडिया की मैं तारीफ़ ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी रिव्यू दूंगा ना बिल्कुल सही दूंगा, जो भी गलत होगा गलत भी बताऊंगा आपको। और अभी तक तो लेकिन सब कुछ ठीक हुआ है। हमारे को चेक इन पे दिक्कत भी आई थी, मैंने आपको बताया, परफ्यूम हमारे पास रह गई थी, इन्होंने एक एक्स्ट्रा बैग ही हमारा चेक इन करवा दिया, जो कि बहुत कम होता है। बहुत कम एयरलाइंस ऐसी हैं जो आपका एक्स्ट्रा चेक इन बैग करवा दें, नहीं तो 1-2 किलो के पीछे भी मेरे साथ ही सीन हुआ था इस ट्रिप पे। आप लोगों ने देखी होगी अर्मीनिया वगैरह की वीडियोस, उसमें। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा है, स्मूथ जा रहा है, बहुत हंस के जो स्टाफ है वो मिल रहा है, बड़ी स्मूथ चेकिंग हुई है। आगे देखते हैं क्या होता है। 8:40 का टाइम था फ़्लाइट का चलने का, और फ्लाइट जो है ऑन टाइम रनवे की तरफ चल चुकी है। ये फ़्लाइट हमें दिल्ली पहुंचा देगी लगभग 8 घंटे 50 मिनट में। और अगर एम्स्टर्डम से दिल्ली की हवाई दूरी की बात करूं तो एम्स्टर्डम से दिल्ली की हवाई दूरी है लगभग 6400 किलोमीटर। और ये देखो एक और खासियत जो मैंने पहली बार किसी एयरलाइन में देखी है, बैगेज रिसीव्ड एट AI 156 टू न्यू दिल्ली। बैगेज रिसीव का भी मैसेज आया है, और टैग नंबर जो है वो भी डाल दिए हैं। लो भाई, सही रिव्यू देने की बात हुई थी। तो अभी टाइम हो गया है 10:40, और लगभग 8:45 बजे से ये फ़्लाइट है जो चली हुई है। और मैंने इनको कहा था इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा, तो 9 बजे अगर कहा था तो 1 घंटा 40 मिनट हो गए। इन्होंने कहा हम इसको ज़रा जाके अपग्रेड करते हैं, अब इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक नहीं चला। 1 घंटा 40 मिनट हो गया, और 9:45 बजे ही आया है ये डिनर। इसमें है ये आलू, ये कुछ मीठा, वेगन फैशन फ्रूट मूज, पानी, वाइफ, कटलरी, बन, और राजमा राइस और चिकन। फ्लाइट को उड़े हुए हो गए लगभग 7 घंटे। ये भाई साहब वही हैं जहाँ थे। और सुबह का ब्रेकफास्ट भी आ गया है, जिसमें है ऑरेंज जूस, और ये है शायद दही और डोसा,
बटर वगैरह है, पानी आया और चाय कॉफ़ी पूछ रहे थे। खाने पीने की मौज कर रखी है, बस भाई साहब नहीं चले। लो भाई कमाल हो गया, लगभग पौना घंटा पहले ही लैंडिंग कर दिया है फ्लाइट ने और हम लैंड हो चुके हैं अपने प्यारे देश की राजधानी दिल्ली में। भाई फ्लाइट में डिनर मिला था, ब्रेकफास्ट मिला था और बहुत स्मूथ रहा सारा सफ़र। बस वो नहीं चला इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके लिए भी जो एयर होस्टेस थी वो बेचारी 3 बार आई, उसने 3 बार माफ़ी मांगी कि सर वो नहीं चला, सॉरी। और बाकी यार स्टाफ बहुत प्यार से इन्होंने बात की, बहुत अच्छे से सारा सफ़र हमारा कटा। 9 घंटे का सफ़र था और 8.25 घंटे में ही पूरा हो गया है, पहले ही उतार दिया एयर इंडिया ने। और इस फ्लाइट की जो टिकट थी वो हमें पड़ी है वन वे के लिए 40,000, लेकिन हमने ये सीट सिलेक्शन दिया था तो 2,500 भारतीय रुपये पर पर्सन जो है वो हमारे एक्स्ट्रा लगे, तो अगर वो ना लेते तो 37,500 भारतीय रुपये पर पर्सन पड़ते। और हमने टिकट भी अर्ली बुक नहीं कराई, अगर थोड़ा और पहले मैं जब देख रहा था टिकट तो 31,000 रुपये की आ रही थी। एम्स्टर्डम से दिल्ली की डायरेक्ट फ़्लाइट शायद इससे सस्ती नहीं मिल सकती थी और इससे बढ़िया भी नहीं मिल सकती थी यार। और फ्लाइटों में मैंने देखा सस्ती के चक्कर में लोग लेते हैं, हम भी बहुत बार लेते हैं, तो उसमें पानी भी नहीं पूछते, है ना। यहाँ पर बढ़िया सेवा की, बढ़िया प्यार से बोलते रहे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टाइम से फ़्लाइट उड़ी, टाइम से लैंड हो गई और चेक इन से लेके अभी तक का सारा प्रोसीजर बहुत बढ़िया रहा। और मेरे वतन की हवाएं और मेरे वतन की खुशबू, भाइयों राम राम। इमिग्रेशन काउंटर्स पे हम पहुंच गए हैं और आज बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं इमिग्रेशन काउंटर्स, बट हम ट्राई करेंगे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन जो मैंने रजिस्टर्ड कराया था, अभी देखते हैं चलता है या नहीं। वो काउंटर नंबर 40 के बाद है, ये चेक करते हैं क्या सीन है। बोर्डिंग पास स्कैन करना है पहले और उसके बाद पासपोर्ट। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर रहा और उसके बाद हमने कस्टम भी क्लियर कर लिया। अब जा रहे हैं अपने घर और आपसे मिलेंगे अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।